आइए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। ग्रुप 17। बेटा मेरा ऑडियो वीडियो एक बार क्लियर है, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक, आइए शुरू करते हैं। ग्रुप 17, उस दिन मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दिया था। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन, ये एक रेडियो एक्टिव है, इसलिए हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। इनकी कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP5, ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसका मतलब फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p5, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p5, ब्रोमीन की कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d10 4p5 और आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन है 5s2 4d10 5p5। ये है। अगर मैं इनके जनरल ट्रेंड्स की बात करता हूं, ध्यान से सुनते रहिएगा आप लोग। जनरल ट्रेंड्स में हम लोग बता चुके हैं पिछली बार कलर, आकृति हम डील कर चुके हैं। मैंने आप लोगों को फ्लोर स्पार, क्रायोलाइट ऐसे और बताए जिनको आपको फार्मूले लर्न करने हैं। फ्लोरोपेटाइट हम कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं दूसरे जनरल ट्रेंड से, जो एकदम इजी है। जनरल ट्रेंड आप लोग मेरी बात सुनेंगे, सुनने मात्र से ही आप लोगों को जनरल ट्रेंड आसानी से आ जाएगा। बेटा ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होता है जब नीचे जाते हैं? तो आप लोग बताइए, क्योंकि आप लोग ग्रुप 15 16 कर चुके हैं, तो नीचे जाते हुए साइज क्या होता है? यस, साइज इंक्रीज होता है। पर सबसे नीचे एकदम नीचे जब जाते हैं तो साइज क्या होता है बच्चे? अच्छी तरह से इंक्रीज हो पाता है क्या? नो, अच्छी तरह से इंक्रीज नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता इंक्रीज अच्छी तरह से? पुअर शील्डिंग होती है किसकी वजह से? डी एंड एफ के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। होती है या नहीं होती, बताइए। यस यस यस। तो ऊपर एरो का मतलब इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। जीपी मतलब ग्रुप। इंक्रीजेस, ऊपर एरो मतलब इंक्रीज, नीचे एरो मतलब डिक्रीज। इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, but at the lower the increase is not significant due to poor shielding of D and F electrons। अब आते हैं अगले ट्रेंड पर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बेटा एक बार इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखो जरा, और फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करो। इनकी कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP5। क्या नोट कर पा रहे हैं हम लोग, बताइए? NP5 क्या नोट कर पा रहे हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन से? कि अगर इनको एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, अगर इनको एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, एक और कहीं से, तो ये नोबल गैस बन जाते हैं, ग्रुप 18 बन जाते हैं। ग्रुप 18 बन जाते हैं नोबल गैस। मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की दूरी पर है, ये अपने नोबल गैस से एक इलेक्ट्रॉन की दूरी पर है। दे आर जस्ट वन इलेक्ट्रॉन फार फ्रॉम देयर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सो दे हैव अ हाई टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन। इनके इलेक्ट्रॉन गेन की टेंडेंसी बच्चों बहुत ज्यादा है, और क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन गेन की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, इनके इलेक्ट्रॉन लूज की टेंडेंसी बहुत कम है। इनके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत कम है। ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहते। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी हाई होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी हाई होगी। दे डू नॉट हैव any tendency to lose electron, so they possess high ionization enthalpy। अच्छा एक बात बताएं,
नीचे जाते हुए साइज बढ़ता है। और हम लोग एक बात बता चुके हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी और साइज का कैसा रिलेशन है, इनवर्स, उल्टा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है, दूर, और उसको रिमूव करना आसान होता है। तो नीचे जाते हुए साइज बढ़ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन से दूर जा रहा है तो उसको रिमूव करना आसान होगा। तो they do not have any tendency to lose electrons, so they possess high ionization enthalpy. On moving down the group, size increases, therefore ionization enthalpy decreases. बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात, एकदम इजी। अब आप मुझे बताएं इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा या कम होगी, ये बताइए, बताएं। इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कैसी है, बताएं। इनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है या कम है? अरे बेटा अभी अभी तो मैंने बताया है बच्चों कि ये एक इलेक्ट्रॉन की दूरी पर है नोबल गैस से। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ये नोबल गैस बन जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इनकी मैक्सिमम है पूरे पीरियोडिक टेबल में। इतना इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कोई नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि इनसे ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दूर है नोबल गैस से। एक इलेक्ट्रॉन के आते ही ये फुली फिल्ड बन जाएंगे, फुली फिल्ड। तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम है। बेटा मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है ना, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों तक? हाँ, मैं आप सभी से कहूंगा काइंडली थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से सुने मेरी बातों को। मैं बहुत धीरे और बहुत आराम से बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। हम एकदम पी ब्लॉक के लास्ट छोर पर हैं, आखिरी छोर पर। बहुत बड़ा चैप्टर है और मैंने कोई भी चीज मिस नहीं कराई आप लोग, हर एक चीज को डिटेल में बताया है। और ये आखिरी हम उस पर हैं तो इसको कृपया ध्यान से सुने आप। तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी मैक्सिमम। तो क्या लिख रहा हूं, एज दे आर just one electron far from their nearest noble gas configuration, as they are just one electron far from their nearest noble gas configuration, they have high tendency, they have a maximum tendency to gain electron, and thus shows maximum EGE, maximum electron gain enthalpy in the periodic table, in the whole periodic table। पूरे periodic table में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी इन्हीं की। अच्छा एक बात बताए, नीचे जाते हुए ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती है या कम होती है? कम होती है, बिल्कुल ठीक, कम होती है, कम होती है क्योंकि साइज बढ़ता है, बिल्कुल ठीक। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। फ्लोरीन स्मॉलेस्ट वन, ये आप लोग 11th क्लास में पढ़ा होगा। फ्लोरीन स्मॉलेस्ट वन शुड शो मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फ्लोरीन स्मॉलेस्ट वन शुड शो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बट याद करिए 11th क्लास, बट ड्यू टू इट्स exceptionally small size, its valence
electron, its valence electrons acts as a negative sphere and repels the coming electron. The fluorine smallest one should show maximum negative electron gain enthalpy, but due to its exceptionally small size, its valence electron acts as a negative sphere and repels the coming electron. Thus, fluorine shows lesser EGE than chlorine. ऑर्डर ऑफ EGE क्या बन जाता है? ऑर्डर ऑफ E बन जाता है फ्लोरीन से ज्यादा है क्लोरीन, बट क्लोरीन की ब्रोमीन और आयोडीन से ज्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिसको नहीं समझ में आया ना वो समझिए। फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन है 2,7। इसका न्यूक्लियस ये रहा, पहले 2 इलेक्ट्रॉन रहे और फिर 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसका साइज बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा होने की वजह से ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये बहुत क्लोज आ जाते हैं। ये बहुत क्लोज आ जाते हैं। ये 7 इलेक्ट्रॉन जिसके वैलेंस शेल के बहुत ज्यादा, हालांकि हम लोग देख पा रहे हैं ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते ही नोबल गैस बन जाएगा। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इसकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसके डिस्टेंस सबसे कम है न्यूक्लियस और इसके बीच का, कोई दो राय नहीं है। बट इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही इसको धोखा दे देते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है, बाहर से। तो ये वाले जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले नेगेटिव एक नेगेटिव स्फीयर की तरह ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन करना पड़ता है, रिपल्शन। तो मैं एक और बार बता देता हूं बच्चों कि छोटे एटम का ही इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी सबसे ज्यादा होता है, और यहां पर फ्लोरीन की ही ज्यादा होनी चाहिए थी। बट यहां पर फ्लोरीन का एक्सेप्शनली स्मॉल साइज है, ये एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, जिसकी वजह से उसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव स्फीयर की तरह ट्रीट करते हैं और आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से वो आने वाला इलेक्ट्रॉन इतना स्मूथली नहीं आ पाता जितना क्लोरीन में आ पाता है। तो इसका मतलब ऐसी बात नहीं है वो सेकंड नंबर पर है, फ्लोरीन के बाद फ्लोरीन ही है, सेकंड नंबर पर यही है, बट जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है, क्योंकि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही उसे धोखा दे देते हैं, एक नेगेटिव स्फीयर की तरह ट्रीट करते हैं। पर यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात, देखिए बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों एक जैसे हैं। दोनों एक जैसे हैं। तो याद करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है वही इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी, इसकी भी मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी, इसका भी मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी। सो व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों में क्या डिफरेंस है जनाब? दोनों में डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन गेन, अब तक हमने हर बार ग्रुप में दोनों को एक साथ पढ़ाया है, हर बार। इधर मैं अलग अलग पढ़ा रहा हूं, क्यों? क्योंकि एक डिफरेंस है, एक डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब भी इलेक्ट्रॉन गेन कर नेगेटिव चार्ज एक्वायर करना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब भी इलेक्ट्रॉन गेन कर एक नेगेटिव चार्ज को एक्वायर करना। दोनों का मतलब एक है, बट दोनों में एक डिफरेंस है बच्चों। वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में से, जैसे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन में बॉन्ड खींच रहा है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है बॉन्ड से, बॉन्डिंग से। जैसे H से है तो H से बॉन्ड खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, बट वो भी उसे खींच रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पर भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये वाला एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जो फ्लोरीन ले रहा है। बट अंतर इतना है कि यहां पर वो इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है और यहां पर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से आ रहा है, बॉन्ड पेयर से, बॉन्डिंग में से आ रहा है, जिसकी वजह से वो नेगेटिव स्फीयर वाला जो रिपल्शन था, वो रिपल्शन का सामना नहीं करना पड़ा।
आई रिपीट, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर से आ रहा है। हालांकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलो, दोनों ही केस में छोटे एटम्स ही ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, छोटे एटम्स ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, छोटे एटम्स आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। तो इसका मतलब दोनों ही केस में फ्लोरीन की ही ज्यादा होनी चाहिए थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलिए या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलिए। बट यहां पर एक छोटा सा बट लग जाता है, और वो ये कि एज इफ इन द केस ऑफ क्लोरीन ड्यू टू द एक्सेप्शनली स्मॉल साइज, उसका साइज बहुत ही छोटा है, जिसकी वजह से यहां पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट ये है कि वहां पर बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक रिपल्शन का सामना करना पड़ता है, और वो रिपल्शन कौन क्रिएट करता है? फ्लोरीन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, उसके स्मॉल साइज की वजह से। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में उसको कोई रिपल्शन का सामना नहीं करना पड़ता। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में फ्लोरीन ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, होना चाहिए था। F is the most electronegative element of periodic table, as the electron is coming from bond pair, so it does not feel any repulsion. Therefore, order of electronegativity फ्लोरीन को ही ज्यादा होनी चाहिए थी, और फ्लोरीन की ही ज्यादा है। ये ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा, इसको ध्यान से समझिए, ये ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। गुड। अब आता है अगला, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। ये तीनों एक जैसे हैं, इसलिए इनको लगातार करा रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, जो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर होता है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो शो करता है, उसका खुद का क्या हो रहा होता है? कोई नहीं बताएगा बेटा? जिसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो हो रहा होता है। हम 10th क्लास से एक चीज पढ़ते हुए आते हैं ना बेटा, क्या 10th क्लास से पढ़ते हुए आते हैं कि उल्टा होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। याद है ना ये वाली चीज? तो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका रिडक्शन आसानी से होता है। ये अच्छे ऑक्सीडाइज, अगर मैं ये कहता हूं ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है इनका रिडक्शन अच्छा होता है, जल्दी होता है। और रिडक्शन का मतलब वैसे तो हाइड्रोजन को गेन करना भी है, ऑक्सीजन को रिमूव करना भी है, बट उनको हम इधर नहीं कंसिडर करेंगे, हम यहां पर इलेक्ट्रॉन को गेन करना कंसिडर करेंगे। तो रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना भी होता है। तो इसका मतलब क्योंकि हैलोजन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, तो इनका रिडक्शन सबसे जल्दी होता है। इनका रिडक्शन सबसे जल्दी होता है तो ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करते हैं। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया? एज ग्रुप 17, जिनको हेलोजन भी कहा जाता है, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स, ये मैं बोलना भूल गया था, ऐसे पता है आप लोगों को। हेलोजन्स ग्रुप 17 एलिमेंट्स shows huge tendency to gain electron, shows huge tendency to gain electron,
shows huge tendency to gain electron. So they undergoes quick reduction and behaves as good oxidizing agents अब मतलब इधर भी इलेक्ट्रॉन गेन करना है, पीछे वाली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी, वहां पर भी इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी इलेक्ट्रॉन गेन करना है, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर में भी इलेक्ट्रॉन गेन करना है। बट तीनों में एक एक डिफरेंस भी है। जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन करना था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर से गेन करना था, और ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर में इलेक्ट्रॉन गेन होता है बट अकेले एलिमेंट में नहीं, एलिमेंटल स्टेट में। एलिमेंटल स्टेट मतलब जिस स्टेट में ये पाए जाते हैं, F2, Cl2, Br2, I2, इन स्टेट में ये एग्जिस्ट करते हैं। अकेले एलिमेंट की नहीं, F की प्रॉपर्टी, Cl की प्रॉपर्टी, पहली दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अकेले फ्लोरीन, अकेले क्लोरीन, अकेले ब्रोमीन, अकेले आयोडीन की प्रॉपर्टी थी। ये मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है। तो इसमें F2 तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा ना, F2 को पहले आप लोगों को तोड़ना पड़ेगा, मतलब F और F के बॉन्ड को पहले तोड़ना पड़ेगा, F बनेगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, फिर वो F माइनस बनेगा। तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर में दो एनर्जी चेंज की बात आती है। पहले उनका आपस में टूटना, जिसे हम लोग कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हम प्रोवाइड करेंगे, और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करना, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। इसका मतलब यहां पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन करना क्राइटेरिया नहीं है, यहां पर आपस का बॉन्ड तोड़ना। फ्लोरीन F2 कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, F2 के बॉन्ड को पहले तोड़ा जाता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इसका मतलब इसमें स्टेप 1 में बॉन्ड डिसोसिएशन होती है, स्टेप 2 में इलेक्ट्रॉन गेन होता है, तब जाकर उसे हम ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर कहते हैं। भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है ना, तो कल को तुम कहोगे सर मुझे M को ऑक्सीडाइज करना है, तो मैं F थोड़ी ले लूंगा, F तो कुछ होता ही नहीं, तो F2 होता है ना। तो जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे तब हम लोगों को उसके मॉलिक्यूल को लेना पड़ता है। भाई तुम कहोगे क्लोरीन डाल दो, अरे क्लोरीन तो कुछ होता ही नहीं, क्लोरीन 2 होता है ना। तो जब क्लोरीन 2 होता है तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कब करेगा, पहले टूटेगा ना, फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसका मतलब यहां पर दो स्टेप्स आ गए, पहला बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दो चीजें आ जाती हैं यहां पर। तो अब आप कहेंगे सर दो अगर फैक्टर्स हैं इसमें, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसमें से एक फैक्टर है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम ऑलरेडी पीछे वाली स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि क्लोरीन सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बट क्योंकि यहां पर एक और भी फैक्टर है, और वो फैक्टर है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो आप लोगों ने हमें पढ़ाया है कि नीचे जाते हुए साइज बढ़ता है और बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है। इसका मतलब सबसे आसानी से अगर कोई बॉन्ड टूटेगा तो वो आयोडीन टूटेगा, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी है। मैंने कहा बिल्कुल सही। और सबसे मुश्किल से कोई टूटेगा तो F2 टूटेगा, क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है। बट यहां पर एक और कहानी में ट्विस्ट आता है, क्या सबसे जल्दी टूटेगा F2। आप कहेंगे सर कैसे, F2 सबसे जल्दी कैसे टूटेगा। एक्चुअली में हम एक चीज भूल गए हैं, क्या कि F के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे वाले F में भी 1 2 3 4 5 6 7। जब ये बॉन्ड बनाएगा तो यहां पर 3 लोन पेयर्स हैं। तो आप कहेंगे वो 3 लोन पेयर तो क्लोरीन में भी थे, वो 3 लोन पेयर तो ब्रोमीन में भी होंगे, आयोडीन में भी, अरे सब में होंगे, मैं मान रहा हूं। बट आप लोग एक चीज जरा रिकॉल करिए, जब मैं ग्रुप 15 पढ़ा रहा था तो मैंने क्या कहा था, इफेक्टिव सबसे ज्यादा लोन पेयर किसमें होगा, नाइट्रोजन में, स्मॉल साइज की वजह से।
जब मैंने ग्रुप 16 पढ़ाया तो मैंने कहा सबसे इफेक्टिव लोन पेयर किस में होगा, ऑक्सीजन में, स्मॉल साइज की वजह से। तो ग्रुप 17 में भी सबसे ज्यादा इफेक्टिव लोन पेयर रिपल्शन किस में होगा, फ्लोरीन में होगा, स्मॉल साइज की वजह से। इसका मतलब यहां पर अगर मैं ये कहता हूं कि किसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर सबसे स्ट्रांग होगा, तो उस रेस में फ्लोरीन जीत जाता है। कैसे फ्लोरीन जीत जाता है जनाब? फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भले ही क्लोरीन से कम है, इस स्टेप में वो हार जाता है क्लोरीन से, बट जब तक क्लोरीन अपना बॉन्ड टूटेगा, तोड़ेगा, फ्लोरीन तब तक अपना बॉन्ड तोड़ चुका होगा। फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा लो होती है, क्योंकि यहां पर जो लोन पेयर रिपल्शन होता है फ्लोरीन के केस में, वो बहुत ज्यादा हाई होता है स्मॉल साइज की वजह से। स्मॉल साइज की वजह से लोन पेयर रिपल्शन मैक्सिमम होता है। इसीलिए इस रेस में जीता विजेता है क्लोरीन। तो ध्यान से देखिए हम क्या लिख रहे हैं। ड्यू टू द स्मॉल साइज इन एफ LP repulsion is most effective and thus और इसीलिए and thus F2 has least bond dissociation enthalpy. F2 की bond dissociation enthalpy least and it shows maximum oxidizing behavior. सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर F2 का है। इसका मतलब क्विक रिकैप हो जाए, क्विक रिकैप। यहां पर है फ्लोरीन, यहां पर है क्लोरीन। अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता हूं और ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की बात करता हूं, इन तीनों की बात करता हूं, एक क्विक रिव्यू हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं इसीलिए इन दोनों में। बहुत क्लोज कॉल है, मैं आप लोगों को बता दूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में फ्लोरीन जीत गया, विनर। हालांकि इसमें भी फ्लोरीन को विनर होना चाहिए था, बट क्लोरीन इसलिए जीत गया क्योंकि फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने धोखा दे दिया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ्लोरीन जीता क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर से नहीं आ रहा था, उसे रिपल्शन का सामना नहीं करने को मिला। ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर में भी फ्लोरीन जीत गया क्योंकि उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम थी। ये तीन प्रॉपर्टी एक जैसे लगते हैं, एक जैसे हैं क्योंकि तीनों में इलेक्ट्रॉन गेन करने का प्रोसेस है, तीनों में इलेक्ट्रॉन गेन करने का प्रोसेस है। ये बहुत अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों बहुत क्लोज कॉल, ये तीनों बहुत क्लोज कॉल है, बहुत क्लोज कॉल्स। अब यहाँ पर एक और नोट लिखवा रहा हूं, जो नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है ना, एक बार बताइए जरा, हेलो। हाँ ठीक। अब एक नोट लिखवा रहा हूं, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिए। अच्छा मैंने अभी क्या बताया, इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन काम करेगा, जल्दी बताइए। फ्लोरीन।
फ्लोरीन। अच्छा, फ्लोरीन इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि वो नीचे वाले को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, अपने नीचे वालों को भी। मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर देगा। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, बताओ क्लोरीन किसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा? ब्रोमीन को और आयोडीन को। अच्छा, ब्रोमीन किसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा? आयोडीन को। और आयोडीन किसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा? किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। क्या ये इस बात समझ में आ गई? तो F2 कैन ऑक्सीडाइज अपने नीचे वालों को, ऑक्सीडाइज Cl2 Br2, किसी को भी कर देगा। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। कैसे? देखिए, F2 में अब अगर मैं X माइनस डालता हूं, ये X माइनस कौन है? इन तीनों में से कोई एक अगर डालता हूं तो क्या होता है? क्या होता है? ये F इलेक्ट्रॉन गेन ले लेता है, उससे ले लेगा 2x माइनस। अगर ले लिए, जैसे F2 में अगर 2Cl माइनस ले लिए, तो ये F क्या करेगा? दोनों से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और खुद बन जाएगा 2F माइनस। वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और उसको बना देगा 2Cl। अब Cl के पास माइनस है ही नहीं, तो 2Cl आपस में जुड़कर क्या बना देंगे? X2। दोबारा देखिए, दोबारा देखिए, जैसे F2 को मैं डाल दूं 2Br माइनस में, तो F2 कहेगा, है तेरी इतनी हिम्मत, तू नेगेटिव चार्ज मुझे दिखा रहा है, चल दे मुझे नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज से ले लेगा और 2F माइनस बना देगा, और बेचारा ब्रोमीन नेगेटिव छोड़कर Br2 बन जाएगा। तो F2 ऑक्सीडाइज कर देता है अपने लोअर वालों, अपने लोअर वालों को। क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज अपने लोअर वालों को, किसको? क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज ब्रोमीन एंड आयोडीन। यहां पर X का मतलब है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। Cl2 को डालूंगा 2X माइनस में, तो क्या बना देगा? 2Cl माइनस बना देगा और उसे X2 बना देगा। यहां पर X का मतलब है ब्रोमीन और आयोडीन। और अगर मैं ब्रोमीन की बात करता हूं तो ब्रोमीन कैन ऑक्सीडाइज सिर्फ I2। तो Br2 में अगर मैं 2I माइनस डालूं तो वो कहेगा दे दे मुझे नेगेटिव चार्ज, 2Br माइनस बन जाएगा और I2 में तब्दील कर देगा। I2 किसी को भी नहीं कर पाएगा, I2 किसी को भी नहीं कर पाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट चीज अभी भी खत्म नहीं हुई, इंपॉर्टेंट चीज अभी भी खत्म नहीं हुई। ये इतने ऑक्सीडाइजिंग अच्छे हैं कि ये वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं, वाटर को भी। फ्लोरीन ऑक्सीडाइजेस वाटर, यही नोट चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। F2 also oxidizes H2, ऑक्सीडाइज कर देता है H2। कैसे? 2F2 लिए और 2H2 लिए। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ये 2F और 2H, ये 2 दूनी 4F और 4H क्या बन जाएंगे? जल्दी बताइए, 4HF बनेंगे नहीं बनेंगे? बोलो। अरे 2 to the 4H, 2 to the 4H बन जाएंगे ना 4HF, और बन जाएगा O2, और बन जाएगा O2, O2 बन जाएगा। तो इसने वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर दिया। देखना चाहते हैं कैसे? ये देखो, इधर देखो, इधर ये F2 था अकेला, अकेला था तो इसके ऊपर पावर थी 0। इधर ये बन गया -1, तो 0 से -1 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ऑक्सीडेशन। इधर भी F2 0 है और यहां पर ये बन गया HF, HF मतलब -1, तो अगेन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पे भी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, रिडक्शन, मैंने गलती से ऑक्सीडेशन बता दिया, सॉरी। 0 से -1 रिडक्शन यहां पे भी हुआ और खुद का रिडक्शन हुआ, इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। इधर भी ये F0 से लेकर -1 बन रहा है, इधर भी रिडक्शन हुआ, तो ये वाटर को भी रिड्यूस कर देता है। इसका मतलब F2 अपने नीचे वाले हेलोजन को और वाटर को, अपने नीचे वाले हेलोजन को और वाटर को, दोनों को ऑक्सीडाइज कर देता है या फिर खुद रिड्यूस हो जाता है। ये एक बात है, आप जानेंगे। अगर मैं बात करता हूं ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन या क्लोरीन दोनों बिहेवियर शो करते हैं।
Cl2 and Br2 बोथ अलग तरह से ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइजेस H2O डिफरेंटली। कैसे करते हैं? अगर Cl2 को मैं डाल देता हूं HOH में, तो ये पता है एक एक मॉलिक्यूल, एक H एक Cl के साथ बना देता है HCl, दूसरा HOCl के साथ बना देता है HOCl। इसी तरह से ब्रोमीन भी होता है, ब्रोमीन भी इसी तरह से काम करता है, HBr बना देता है और HOBr बना देता है। और फिर बात आती है I2 की। क्या I2 किसी को ऑक्सीडाइज कर पाएगा बेटा, बताइए? हेलो, I2 किसी को ऑक्सीडाइज कर पाएगा? नहीं, I2 किसी को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, I2 किसी को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। वो उल्टा हो जाएगा, पहली रिएक्शन है ना, जैसे पहली रिएक्शन I2 इज द, क्या लिख रहा हूं देखो, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, can't oxidize H2, but इन रिवर्स उल्टा हो जाएगा। इन रिवर्स ये पूछा जाता है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। F2 वाटर को ऑक्सीडाइज कर देता है, Cl2 करता है, ब्रोमीन करता है, I2 नहीं कर पाता, क्योंकि I2 में इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी सबसे कम है। कैन नॉट ऑक्सीडाइज H2O, बट इन रिवर्स H2O ऑक्सीडाइजेस I-, उल्टा हो जाता है, उल्टा। दो HI ले लेता हूं और O2 ले लेता हूं, H2 कह रहा हूं, O2, तो वो उसे ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में और खुद H2O बन जाता है। मतलब अब तक ऊपर देखो क्या हो रहा था, ऊपर क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन के पास से हाइड्रोजन जा रहा था, इधर उल्टा, फर्स्ट रिएक्शन का एकदम उल्टा। देखो इधर फर्स्ट रिएक्शन में देखिए, मेरे पॉइंटर को देखिए बच्चों, मेरे पॉइंटर को देखिए, फर्स्ट रिएक्शन में H2O O2 बन रहा था, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, यहाँ पर O2 H2O बन रहा है। मतलब यहाँ पर आयोडीन इतना कमजोर है कि वो वाटर का छोड़ो ऑक्सीजन उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी उससे ज्यादा है। मैं 2 मिनट रोक रहा हूं इस स्लाइड पर, क्योंकि इस स्लाइड पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है, आप इसको अच्छी तरह से देखिए, इसको समझिए। इस स्लाइड को अच्छी तरह से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई सारी चीजें पूछ सकता है, रिकॉर्डिंग पे इसीलिए लगाई है मैंने, ये एक प्रॉफिट आपको मिलता है आप लोगों को। रिकॉर्डिंग स्लाइड मैंने लगाई है, आप लोग इसको जरूर देख सकते हैं। ये जो 5वीं प्रॉपर्टी, अच्छे अच्छे टीचर भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं दोबारा एक बार समराइज कर दूं, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, एक बार ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर समराइज कर देता हूं कि F2 का सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में। ये अपने छोटे हेलोजेंस को ऑक्सीडाइज कर सकता है, कैन ऑक्सीडाइज अपने छोटे हेलोजन, मतलब कैन ऑक्सीडाइज Cl2, Br2, I2 और H2O को भी, इन चारों को ऑक्सीडाइज कर देता है, ये बड़ी बात है। अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूं, क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज, ब्रोमीन को करता है, I2 को करता है और H2O को करता है। ये H2O को O2 तक ऑक्सीडाइज करता है, ये H2O को HCl और HOCl करता है, डिफरेंट प्रोडक्ट। ऑक्सीडाइज उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसमें O2 करता है, फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग करता है। अगर मैं Br2 की बात करता हूं, तो Br2 कैन ऑक्सीडाइज सिर्फ I2 और H2O। H2O को ये भी वही ऊपर वाले की तरह HBr और HOBr में करता है, उतना स्ट्रॉन्ग O2 में नहीं कर पाता। और I2 किसी को भी ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता।
किसी को ऑक्सीडाइज नहीं करता, उसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि ऑक्सीजन उसे कर देता है। इस बात को ध्यान करिएगा। ये मैंने चार्ट बनाकर आप लोगों को बहुत आसानी से समझा दिया ये चीज। पांचवी प्रॉपर्टी हो गई। छठी प्रॉपर्टी पे आते हैं। यहां पर कोई कैटिनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि कैटिनेशन मतलब एक एलिमेंट कम से कम 2 बॉन्ड बनाएगी, तो 2 बॉन्ड तो ये बना ही नहीं सकते, ये सिर्फ एक बॉन्ड बना सकते हैं, मात्र एक बॉन्ड। उसका कारण यह है इनके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन खाली है। जैसे ही एक बॉन्ड बनाते हैं नोबल गैस बन जाते हैं, इसलिए कैटिनेशन की प्रॉपर्टी नहीं होगी। यहां पर मल्टीपल बॉन्ड नहीं होगा, जैसे ग्रुप 16 में और 15 में पी पाई डी पाई बॉन्ड हुआ, इधर नहीं होगा, क्योंकि 2 बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन खाली चाहिए, इनके पास इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही खाली है। यहां पर एलोट्रॉपी नहीं होगी, तो ये सब कट जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रुप 17 बन जाता है, काफी छोटा बन जाता है ग्रुप 17। अच्छा, इनके बजाय एक नई चीज आ जाती है, वो है कलर। हेलोजेंस आर कलर्ड इन नेचर। हेलोजेंस कलर्ड होते हैं स्वभाव से। हेलोजेंस आर कलर्ड इन नेचर। हेलोजेंस आर कलर्ड इन नेचर। हेलोजेंस कलर्ड होते हैं। एंड ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, कलर डीपेंस, कलर डीप होता रहता है, डीपेंस टुवर्ड्स ब्लू, डीपेंस टुवर्ड्स ब्लू, तो नोन एज, इसको अलग से एक नाम दे दिया गया है, ब्लू शिफ्ट। नीचे जाते हुए कलर डीप होता है, ब्लूइश होता है, इसको बाथ क्रोमिक शिफ्ट भी कहते हैं। बट अभी आप लोगों को इनके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना 12th क्लास में, सिर्फ नाम काफी है। अगर मैं कलर के बारे में बात करूं तो Fe2 का कलर, F2 का कलर है येलो। अगर Cl2 की बात करूं तो येलोइश ग्रीन। ये बहुत हल्के कलर होते हैं, नीचे जाते हुए कलर डीप होता है। ये दोनों ही गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पर। अगर मैं ब्रोमीन की बात करता हूं तो ब्रोमीन का ब्राउन रेड होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। ये इकलौता नॉन मेटल है, ओनली नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, इकलौता नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। और I2 की अगर मैं बात करता हूं तो I2 होता है वॉयलेट कलर का, और ये होता है सॉलिड रूम टेम्परेचर। तो ये था इसका जनरल ट्रेंड, मोटा मोटा ये था इसका जनरल ट्रेंड। एक और लास्ट जनरल ट्रेंड रह गया ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी वही बताता हूं। इसको पहले आप एक बार देख लीजिए अच्छी तरह से। 10वां ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे ग्रुप 15 नेगेटिव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ग्रुप 16 भी, ऐसे ही ग्रुप 17। अगर मैं ग्रुप 17 की बात करता हूं, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या दिखाता है ये, NH2NP5, ये है NH2NP5। आप सब देख पा रहे हैं नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने के ये बेताज बादशाह हैं। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर वो गेन करेंगे और नोबल गैस बन जाएंगे। तो ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और नीचे जाते हुए इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी घट रही है, क्योंकि साइज बढ़ता है तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी भी घट रही है। मतलब -1 दिखाने की स्टेट नीचे जाते हुए डिक्रीज होती है। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, its stability decreases down the group due to increased size and decreased tendency of gaining
इलेक्ट्रॉन। अगर मैं प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता हूं, तो पहले केस में मैंने आपको पहले ही बताया, ये जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन गेन ना करके मान लो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं यहां पर, तो ये +1 दिखाएंगे, +1 दिखाएंगे। पर अगर मान लो कहीं पर ये अगर इलेक्ट्रॉन अपना एक्साइट कर सकते हैं, एक्साइट कौन सा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कहां पर एक्साइट करेंगे, डी में, और डी ना होने की वजह से एफ कभी भी, फ्लोरीन कभी भी एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन का नहीं दिखा पाएगा। मान लो यहां से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, तो यहां एक रह गया, एक रह गया, एक रह गया, तो अब ये 3 इलेक्ट्रॉन +3 दिखा सकते हैं, +3। और मान लीजिए एक और जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है sp का, ये भी अगर एक्साइट हो जाए, ये भी एक्साइट हो जाए अगर, तो अगर ये भी एक्साइट हो जाएगा तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 5। आप देख पा रहे हैं ऑल्टरनेट पे आ रहा है, +1 +3, क्योंकि जैसे ही +1 के बाद एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो दो, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट अचानक से बढ़ गए, वो खुद और जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ वो भी, तो इसलिए हमेशा अल्टरनेट पे दिखाया जाते हैं। और आखिरी में अगर s का इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट हो रहा है, हम जानते हैं नीचे जाते हुए s के इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन की टेंडेंसी घटती है, इसे इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। इसलिए नीचे जाते हुए कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब ग्रुप 17 का मैक्सिमम +7, तो वो डिक्रीज करेगा नीचे जाते हुए इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से वो डिक्रीज करेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। फ्लोरीन, फ्लोरीन ये सब नहीं दिखा पाता क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, छोटा साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन +1 शो करता है सिर्फ एक केस में, OF2 में, वो हम आगे आपको बताएंगे, वो आगे हम आपको बताएंगे। ध्यान से देखिए इसको, इसी के साथ सारे जनरल ट्रेंड होते हैं खत्म। जब मैं इनके हाइड्राइड्स की बात करता हूं बच्चों, हाइड्राइड्स की, दूसरे पर आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। जब मैं इनके हाइड्राइड्स की बात करता हूं तो ये हाइड्राइड्स क्या बनाते हैं, HF, HCl, HBr, HI। जो ग्रुप 15 में पढ़ा, जो ग्रुप 16 में पढ़ा, वही ग्रुप 17 में एज इट इज। अगर मैं HF की बात करता हूं, ये रहा H छोटा सा और ये रहा F छोटा सा। अगर मैं HI की बात करता हूं, ये रहा H नीचे जाते हुए और ये रहा I, साइज बड़ा, बॉन्ड लेंथ बड़ी। बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ेगी तो क्या होगा बेटा बताइए, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी, बिल्कुल। तो सबसे पहले याद करिए सेम थर्मल स्टेबिलिटी, हमेशा मैंने आप लोगों को यही पढ़ाया है, थर्मल स्टेबिलिटी नीचे जाते हुए डिक्रीज, आसानी से टूट जाएगा नीचे वाला बॉन्ड। ग्रुप 15 में भी यही था, 16 में भी यही था। रिड्यूसिंग बिहेवियर, रिड्यूसिंग बिहेवियर मतलब हाइड्रोजन देना, नीचे जाते हुए हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी बढ़ रही है क्योंकि नीचे जाते हुए बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, तो रिड्यूसिंग बिहेवियर इंक्रीज। एसिडिटी, ऑब्वियसली नीचे जाते हुए अगर बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड अगर टूट रहा है, हाइड्रोजन आसानी से जा रहा है, तो हाइड्रोजन के जाने की टेंडेंसी को ही तो हम एसिडिटी कहते हैं, एसिडिटी इंक्रीजेस।
एसिडिटी इंक्रीजेस। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे ये होना चाहिए था मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि नीचे जाते हुए वैंडरवाल फोर्स बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, वैंडरवाल फोर्स बढ़ रहा है, इसकी वजह से ये ऑर्डर होना चाहिए था। बट सबसे कम होना चाहिए था HF का, बट HF सबसे ज्यादा दिखाता है। उसका कारण कोई बता पाएगा क्यों? यस, क्योंकि H में होती है इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, यहां पर HF नहीं होता। HF ज्यादा दिखाता है, उल्टा केस है। ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर H bonding, HF shows exceptionally higher melting point and boiling. इसके अलावा बॉन्ड एंगल नहीं होगा इसमें, क्योंकि बॉन्ड एंगल के लिए 2 बॉन्ड जरूरी है। बेसिसिटी नहीं होगी, क्योंकि ये बेस नहीं होते, एसिड्स होते हैं। अपने आप प्रॉपर्टीज कम होती जा रही है। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी होती है बच्चों ऑक्साइड। ऑक्साइड, हाँ जी बेटा बताएं। अच्छा बिल्कुल बेटा, थर्मल स्टेबिलिटी मतलब क्या? हीट देने पर बॉन्ड कितना स्टेबल है। नीचे जाते हुए बॉन्ड आसानी से टूट रहा है, नीचे जाते हुए साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है। मतलब हीट देने पर HF स्टेबल है, HI अनस्टेबल है, तो नीचे आते हुए स्टेबिलिटी घट रही है। इज दैट ओके? सेम ग्रुप 15 में था, सेम ग्रुप 16 में है, सेम ग्रुप 17 में। अगर मैं ऑक्साइड्स की बात करता हूं, कुछ नहीं है ग्रुप 15-17 के ऑक्साइड्स। क्यों? कारण कारण ये कि ग्रुप 17 खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इनके बीच में बहुत अच्छी पढ़ती नहीं है बच्चों, बहुत अच्छी नहीं पढ़ती। इसलिए बहुत अच्छे ऑक्साइड्स, बहुत ज्यादा ऑक्साइड्स ये नहीं बनाते। ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, बनते ही नहीं। तो इसमें एक ही बात गौर करने लायक है, वो ये कि ऑक्सीजन जब भी अपने कंपाउंड्स बनाती है उसे ऑक्साइड कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का उसमें नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। हैलोजन जैसे कि फ्लोरीन, जब भी कोई कंपाउंड बनाता है उसे फ्लोराइड कहा जाता है, क्योंकि उसमें फ्लोरीन का नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। समझिए मेरी बात को। तो जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के कंपाउंड्स हैं, ये दोनों, इनको क्या कहा जाए? ऑक्साइड्स कहा जाए या फ्लोराइड्स कहा जाए? ये तो बहुत बड़ी बात आ गई। यस, इनको फ्लोराइड्स कहा जाता है। ऑक्सीजन फ्लोरीन कंपाउंड्स are called as fluorides but not oxides due to greater electronegativity of फ्लोरीन। बस, इसमें और कुछ भी नहीं है पढ़ने के, इसमें और कुछ भी नहीं है पढ़ने के। अगला आता है तीसरा, हैलाइड। हैलाइड मतलब हैलोजन के साथ रिएक्शन। अब अपना दिमाग चलाइए, हम किसके हैलाइड पढ़ रहे हैं? जब हमने ग्रुप 15 के हैलाइड पढ़े, ग्रुप 16 के, ग्रुप 17 तो खुद ही हैलोजन है। मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं हैलाइड, मतलब हर बार जैसे ग्रुप 15 के कंपाउंड्स का हैलाइड मतलब हैलोजन के साथ रिएक्शन, ग्रुप 16 के कंपाउंड्स का हैलोजन के साथ,
अरे ग्रुप 17 तो खुद ही हेलोजन है, वो हेलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे। इसे कहते हैं हेलोजन हेलोजन कंपाउंड या फिर इंटर हेलोजन कंपाउंड, इंटर हेलोजन कंपाउंड। ये इक्का दुक्का एक छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं बेटा, इक्का दुक्का छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं जिनको हम फिनिश कर देंगे। आज के लिए मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूं। इक्का दुक्का छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं है। बाकी हम लोगों के वसुंधरा वाले बच्चों की हमारी कल क्लास है, वसुंधरा वाले बच्चों की हमारी कल क्लास है, और राजगढ़ वाले बच्चों की मैं बता देता हूं अभी मैसेज करके कि कब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे। So this is it for today everyone. God bless. Take care. Bye.